नमस्कार, मेरा नाम है अजय और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दंड का पहला भाग आपको सुनाने जा रहा हूँ। संध्या का समय था। कचहरी उठ चुकी थी। मेहतर कूड़े टटोल रहा था कि शायद कहीं से कुछ पैसे मिल जाए। अहलकार चपरासी जेबें खनखनाते घर जा रहे थे। कचहरी के बरामदों में साड़ों ने वकीलों की जगह ले रखी थी। पेड़ों के नीचे मुहर्रियों की जगह कुत्ते बैठे नजर आ रहे थे। इसी समय एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़े पहने लाठी टेकता हुआ जज साहब के बंगले पर पहुंचा और साइबान में आकर खड़ा हो गया। जज साहब का नाम था मिस्टर जी सिन्हा। अर्दली ने दूर से ही ललकारा, कौन साइबान में खड़ा है? क्या चाहता है? बूढ़े आदमी ने कहा, गरीब ब्राह्मण हूं भैया, साहब से भेंट होगी? अर्दली ने कहा, साहब तुम जैसे लोगों से नहीं मिला करते। बूढ़े ने लाठी पर अकड़ लगाकर कहा, क्यों भैया, हम खड़े हैं, कोई डाकू चोर थोड़ी ना है। अर्दली ने कहा, भीख मांगकर मुकदमा लड़ने आए होंगे। बूढ़े ने कहा, तो कोई पाप थोड़ी ना किया, अगर घर बेच के नहीं लड़ते तो क्या बुरा करते हैं। यहाँ तो मुकदमा लड़ते लड़ते उम्र बीत गई, लेकिन घर का पैसा नहीं खर्चा। मियाँ की जूती और मियाँ का ही सर करते हैं। 10 भले मानसों से मांग कर एक को दे देते। चलो छुट्टी हुई। गांव भर नाम से कांपता है हमारे। किसी ने जरा भी टिर पिर की और मैंने अदालत में दावा दायर किया। अर्दली ने कहा, किसी बड़े आदमी से पाला नहीं पड़ा अभी लगता है। अजी कितने ही बड़े बड़ों को घर भिजवा दिया। तुम किस फेर में हो? हाई कोर्ट तक जाता हूँ सीधा, कोई मेरे मुंह क्या आएगा बेचारा। गांव से तो कौड़ी जाती नहीं, फिर डरे क्यों? जिस चीज पर दांत लगाए अपना करके छोड़ा। सीधे न दिया तो अदालत में घसीट लाए और रगेद रगेद कर मारा। अपना क्या बिगड़ता है? तो साहब से उत्तला करते हो या मैं ही पुकारूं? अर्दली ने देखा यह आदमी टलने वाला नहीं, तो जाकर साहब से इसकी इत्तला की। साहब ने हुलिया पूछा और खुश होकर कहा, फौरन बुला लो। अर्दली ने कहा, हुजूर बिल्कुल फटे हाल है। साहब ने कहा, गुदड़ी में ही लाल होते हैं, समझो, जाकर भेज दो। मिस्टर सिन्हा अधेड़ आदमी थे, बहुत ही शांत, बहुत ही विचारशील, बातें बहुत कम करते थे। कठोरता और असभ्यता जो शासन की अंग समझी जाती है, उनको छू भी नहीं गई थी। न्याय और दया के देवता मालूम होते थे। डील डोल देवों का सा था और रंग आबनूस का सा। आराम कुर्सी पर बैठे हुए पेचवान पी रहे थे और बूढ़े आदमी ने जाकर उन्हें सलाम किया। जज साहब ने कहा, अच्छा तुम हो जगत पांडे, आओ बैठो। तुम्हारा मुकदमा तो बहुत कमजोर है, भले आदमी जाल भी ना करते बना। जगत ने कहा, ऐसा ना कहें हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मर जाऊंगा। किसी वकील मुख्तार से सलाह भी ना ली? अब तो सरकार की शरण में आया हूँ, सलाह क्या लेता। जज साहब ने कहा, सरकार क्या मिसल बदल देंगे या कानून गढ़ेंगे? तुम गच्चा खा गए। मैं कभी कानून के बाहर नहीं जाता, जानते हो ना, अपील से मेरी तजवीज़ रद्द नहीं होती। जगत ने कहा, बड़ा धर्म होगा सरकार, और सिन्हा के पैरों में सिक्कों की एक पोटली रख दी। बहुत दुखी हूँ सरकार। जज सिन्हा मुस्कुराए और बोले, यहाँ भी अपनी चालबाजी से नहीं चूकते, निकालो अभी और। उससे कहाँ प्यास बुझती है, भला दहाई तो पूरा करो। जगत ने कहा, बहुत तंग हूँ दीन बंधु। सो जज साहब ने फिर से कहा, डालो अपने कमर में हाथ, भला कुछ मेरे नाम की लाज तो रखो। लुट जाऊंगा सरकार। लुटे तुम्हारे दुश्मन जो इलाके बेच कर लड़ते हैं। तुम्हारे जजमानों का भगवान भला करे, तुम्हें किस बात की कमी है? मिस्टर सिन्हा इस मामले में जरा भी रियायत न करते थे। जगत ने देखा कि यहाँ काइयापन से काम चलेगा तो चुपके से 4 सिक्के और निकाले। लेकिन उन्हें मिस्टर सिन्हा के पैरों पे रखते समय उनकी आंखों से आंसू निकल आए। यह उसकी बरसों की कमाई थी। बरसों पेट काट कर, तन जलाकर, मन बांध कर, झूठी गवाहियां देकर उसने यह थाती संचय कर पाई थी। उसका हाथों से निकलना प्राण निकलने से कम दुखदाई ना था। जगत पांडे के चले जाने के बाद
रात कोई 9 बजे जज साहब के बंगले पर एक तांगा आकर रुका और उस पर से पंडित सत्यदेव उतरे, जो राजा साहब शिवपुर के मुख्तार थे। मिस्टर सिन्हा ने मुस्कुराकर कहा, आप शायद अपने इलाकों में गरीबों को ना रहने देंगे। इतना जुल्म। सत्यदेव ने कहा, गरीब परवर, या कहिए कि गरीबों के मारे अब इलाके में रहना मुश्किल हो रहा है। आप जानते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। जमींदार को कुछ ना कुछ सख्ती करनी ही पड़ती है। मगर अब हाल यह है कि हमने जरा भी चूकी तो उन्हीं गरीबों की त्योरियां बदल जाती हैं। सब मुफ्त में जमीन जोतना चाहते हैं। लगान मांगिए तो फौजदारी का दावा करने को तैयार। अब इसी जगत पांडे को देखिए। गंगा कसम है हुजूर, सरासर झूठा दावा है, सरासर झूठा दावा। हुजूर से कोई बात तो छिपी नहीं है। अगर जगत पांडे मुकदमा जीत गया तो हमें बोरियां बांधना पड़ेगा और छोड़कर भागना पड़ेगा। अब हुजूर ही बसाएं तो बच सकते हैं। और राजा साहब ने आपको सलाम कहा है और अर्ज की है कि हक इस मामले में जगत पांडे की ऐसी खबर लें कि वह भी याद रखे। मिस्टर सिन्हा ने भौहें सिकोड़कर कहा, कानून मेरे घर तो बनता नहीं। सत्यदेव ने कहा, आपके हाथ में सब कुछ है। यह कहकर गिन्नियों की एक गड्डी निकालकर मेज पर रख दी। मिस्टर सिन्हा ने गड्डी को आंखों से गिनकर कहा, इन्हें मेरी तरफ से राजा साहब को नज़र कर दीजिएगा। आखिर आप कोई वकील तो करेंगे ही, उसे क्या दीजिएगा। सत्यदेव ने कहा, यह तो हुजूर के हाथ में है। जितनी ही पेशियाँ होंगी उतना ही खर्च भी बढ़ेगा। सिन्हा ने कहा, मैं चाहूँ तो महीनों तक लटका सकता हूँ। सत्यदेव ने कहा, हाँ, इसमें तो मैं इनकार नहीं कर रहा साहब। जज साहब ने फिर से कहा, 5 पेशियाँ भी हुई तो आपके कम से कम 1,000 उड़ जाएंगे। आप यहाँ उसका आधा पूरा कर दीजिए तो एक ही पेशी में वारा न्यारा हो जाए, आधी रकम बच जाए। सत्यदेव ने 10 गिन्नियाँ और निकालकर मेज पर रख दी और घमंड के साथ बोले, हुक्म हो तो राजा साहब को कह दूं? आप इत्मीनान रखें, साहब की कृपा दृष्टि हो जाएगी। मिस्टर सिन्हा ने तीव्र स्वर में कहा, जी नहीं, यह कहने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी शर्त पर यह रकम नहीं ले सकता। मैं करूँगा वही जो कानून की मंशा होगी। कानून के खिलाफ जौ भर भी नहीं जा सकता। यही मेरा वसूल है। आप लोग मेरी खातिर करते हैं, यह आपकी शरारत है। उसे अपना दुश्मन समझूंगा जो मेरा ईमान खरीदना चाहे। मैं जो कुछ भी लेता हूँ सच्चाई का इनाम समझ कर लेता हूँ। जगत पांडे को पूरा विश्वास था कि जीत मेरी होगी, लेकिन तजवीज़ सुनी तो होश उड़ गए। दावा खारिज हो गया। उस पर खर्च की चपल अलग। मेरे साथ यह चाल, अगर लाला साहब को इसका मजा न चखा दिया तो मैं भी ब्राह्मण नहीं। है किस फेर में, सारा रोब भुला दूंगा मैं। वहाँ गाढ़ी की कमाई के रुपए हैं, कौन पचा सकता है। हाड़ फोड़ फोड़ कर निकलेंगे। द्वार पर सर पटक पटक के मर जाऊंगा। उसी दिन संध्या को जगत पांडे ने मिस्टर सिन्हा के बंगले के सामने आसन जमा दिया। वहां बरगद का घना वृक्ष था। मुकदमे वाले वहीं सत्तू चबेना खाते और दोपहरी उसी की छांव में काटते थे। जगत पांडे उनसे मिस्टर सिन्हा की दिल खोल कर निंदा करता। न कुछ खाता न पीता, बस लोगों को अपनी राम कहानी सुनाया करता था। जो सुनता वह जज साहब को 4 खोटी खरी कहता। आदमी नहीं, पिशाच है। इसे तो ऐसी जगह मारे जहां पानी न मिले। रुपए के रुपए लिए, ऊपर से खर्च समेत डिग्री कर दी। यही करना था तो रुपए लिए काहे को। यह है हमारे भाई बंधुओं का हाल। यह कहलाते हैं अपने, इससे तो अंग्रेजी अच्छे। इस तरह की आलोचनाएं दिन भर हुआ करती। जगत पांडे के आसपास 8 पहर जमघट लगा रहता। इस तरह 4 दिन बीत गए और मिस्टर सिन्हा के कानों में भी बात पहुंची। अन्य रिश्वती कर्मचारियों की तरह वह भी हेकड़ आदमी थे। ऐसे निर्द्वंद बने रहते जैसे कि उन्हें यह बीमारी छूकर भी नहीं गई। जब वह कानून से जौ भर भी नहीं टलते तो उन पर रिश्वत का संदेह ही क्यों। और अगर कोई करता भी तो उसकी मानता कौन। ऐसे चतुर खिलाड़ी के विरुद्ध कोई जाब्ते की कार्रवाई कैसे होती। मिस्टर सिन्हा अपने अफसरों से भी खुशामद का व्यवहार न करते। इससे हुक्काम भी उनका बहुत आदर करते थे। मगर जगत पांडे ने वह मंत्र मारा था जिसका उनके पास कोई उत्तर ना था।
ऐसे बागड़ आदमी से आज तक उनका पल्ला न पड़ा था। अपने नौकरों से भी पूछते, बुढ़ा क्या कर रहा है। नौकर लोग अपनापन जताने के लिए झूठ के पुल बांध देते। हुजूर, वो तो कहता था मैं भूत बनकर लगूंगा, मेरी वेदी बने तो सही, जिस दिन मरूंगा उस दिन 100 जगत पांडे होंगे। मिस्टर सिन्हा पक्के नास्तिक थे, लेकिन ये बातें सुनकर सशंक हो जाते और उनकी पत्नी तो थर थर कांपने लगती। वह नौकरों से बार बार कहती, उससे जाकर पूछो क्या चाहता है, कितना रुपया चाहे हम देने को तैयार हैं, बस वहां से चला जाए। लेकिन मिस्टर सिन्हा आदमियों को इशारों से रोक देते या मना कर देते। उन्हें अभी तक आशा थी कि भूख प्यास से व्याकुल होकर बुढ़ा चला जाएगा। इससे अधिक भय यह था, मैं जरा भी नरम पड़ा और नौकरों ने मुझे उल्लू बनाना शुरू कर दिया। छठे दिन मालूम हुआ कि जगत पांडे अबोल हो गया है। उससे हिला भी नहीं जाता, चुपचाप आकाश की तरफ देख रहा है। आज शायद दम निकल जाए। मिस्टर सिन्हा ने लंबी सांस ली और चिंता में डूब गए। पत्नी ने आंख में आंसू भरकर आग्रहपूर्वक कहा, तुम्हें मेरे सर की कसम, जाकर किसी तरह इस बला को टालो। बुढ़ा मर गया तो हम कहीं की ना रहेंगे। अब रुपए का मुंह मत देखो, 2-4 हजार भी देना पड़े तो देकर उसे मनाओ। और तुमको जाते शर्म आती हो तो मैं चली जाऊं। सिन्हा ने कहा, जाने का इरादा तो मैंने कई बार कर रखा है, लेकिन जब देखता हूं वहां भीड़ लगी रहती है, इससे मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। अब सब आदमियों के सामने मुझसे ना जाया जाएगा, चाहे कितनी भी आफत क्यों ना आन पड़े। तुम 2-4 हजार की बात कहती हो, मैं 10-5 हजार देने को तैयार हूं, लेकिन वहां नहीं जा सकता। ना जाने किस बुरी साइट में मैंने इससे रुपए लिए थे। जानता कि यह फिसाद करेगा तो फाटक में घुसने ही नहीं देता। देखने में तो ऐसा सीधा मालूम होता है कि जैसे कोई गऊ है। मैंने पहली बार आदमी को पहचानने में धोखा खाया। तो मैं ही चली जाऊं, शहर की तरफ से आऊंगी और सब आदमियों को हटाकर अकेले में बात करूंगी। किसी को खबर भी ना होगी कि कौन है। इसमें तो कोई हर्ज नहीं। मिस्टर सिन्हा ने संदिग्ध भाव से कहा, पहचानने वाले पहचान जाएंगे, तुम कितना ही छिपाओ। पहचान जाएंगे तो क्या, अब किससे कहाँ तक डरूं। बदनामी अभी क्या कम हो रही है जो और होगी। सारी दुनिया जानती है कि तुमने पैसे लिए हैं। यूं ही कोई किसी पर प्राण नहीं देता। फिर अब व्यर्थ की ऐंठ क्यों। मिस्टर सिन्हा अब मर्म वेदना को दबा नहीं सके। बोले, प्रिय, यह व्यर्थ की ऐंठ नहीं है। चोर को अदालत में बेद खाने से उतनी लज्जा नहीं आती जितना किसी हाकिम को अपने रिश्वत का पर्दा खुलने से आती है। वह जहर खाकर मर जाएगा पर संसार के सामने अपना पर्दा ना खोलेगा। अपना सर्वनाश देख सकता है पर यह अपमान नहीं देख सकता। जिंदा खाल खींचने या कोल्हू में पेरे जाने के सिवा और कोई स्थिति नहीं है जो उसे अपना अपराध स्वीकार करा सके। इसका तो मुझे जरा भी भय नहीं कि ब्राह्मण भूत बनकर हमें सताएगा या हमें उसकी वेदी बनाकर पूजनी पड़ेगी। यह भी जानता हूं कि पाप का दंड भी बहुधा नहीं मिलता, लेकिन हिंदू होने के कारण संस्कारों की शंका कुछ कुछ बनी रहती है। ब्राह्मण का कलंक सिर पर लेते हुए आत्मा कांपती है। बस इतनी सी बात है। मैं आज रात मौका देख कर जाऊंगा और इस संकट को काटने के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। तुम बस पैसे जमा करके रखना। आधी रात बीत चुकी थी। मिस्टर सिन्हा घर से निकले और अकेले जगत पांडे को मनाने निकले। बरगद के नीचे बिल्कुल सन्नाटा था। अंधकार ऐसा था मानो निशा देवी यहीं शयन कर रही हो। जगत पांडे की सांस जोर जोर से चल रही थी, मानो मौत जबरदस्ती घसीटे लिए जा रही हो। मिस्टर सिन्हा के रोए खड़े हो गए। बुढ़ा कहीं मर तो नहीं रहा है। जेबी लालटेन निकाली और जगत के समीप जाकर बोले, पांडे जी, कहो क्या हाल है। जगत पांडे आंखें खोलकर उठने का प्रयास करते हुए बोला, मेरा हाल पूछते हो, देखते नहीं मर रहा हूं तो इस तरह प्राण क्यों दे रहे हो। तुम्हारी यही इच्छा है तो क्या करूं। मेरी तो यह इच्छा नहीं है। आखिर मैंने तुम्हारे 150 रुपये ही लिए हैं। इतने ही रुपए के लिए तुम इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो। 150 रुपये की बात नहीं है। जो तुमने मुझे मिट्टी में मिला दिया उसका क्या।
मेरी डिग्री हो गई होती तो मुझे 10 बीघे ज़मीन मिल जाती और सारे इलाके में नाम होता। तुमने मेरे 150 रुपये नहीं लिए, मेरे 5,000 बिगाड़ दिए, पूरे 5,000। लेकिन यह घमंड ना रहेगा, याद रखना, बता देता हूँ, सत्यानाश हो जाएगा। इस अदालत में तुम्हारा राज्य है, लेकिन भगवान के दरबार में विप्रों की ही राज है। विप्र का धन लेकर सुखी नहीं रह सकते। मिस्टर सिन्हा ने बहुत खेद और लज्जा प्रकट की, बहुत अनुनय से काम लिया और अंत में पूछा, सच बताओ पांडे, कितने रुपए पा जाओ तो यह अनुष्ठान छोड़ दोगे? जगत पांडे आपकी जोर लगाकर उठ बैठे और बड़ी उत्सुकता से बोले, 5,000 से 1 कौड़ी कम न लूँगा। 5,000 तो बहुत होते हैं, इतना जुल्म ना करो। नहीं, इससे कम ना लूँगा। यह गाकर जगत पांडे फिर से लेट गया। उसने ये शब्द निश्चयात्मक भाव से कहे थे कि मिस्टर सिन्हा को और कुछ कहने का साहस ना हुआ। रुपए लाने घर चले, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते नीयत बदल गई। 150 के बदले 5,000 देते कलंक हुआ। मन में कहा, मरता है तो जाने दो। कहा कि ब्रह्म हत्या, कैसा पाप, यह सब पाखंड है। बदनामी, कैसी बदनामी? सरकारी अफसर तो वैसे ही बदनाम रहते हैं। यह कोई नई बात थोड़ी ही है। देखो कैसे उठकर बैठ गया, समझा होगा उल्लू फंसा। अगर 6 दिन के उपवास करने से 5,000 मिलते हैं तो मैं महीने में कम से कम 5 मरतबा यह अनुष्ठान करूं। 5,000 नहीं, कोई मुझे 1,000 ही दे दे। यहाँ तो महीने भर नाक रगड़ता हूँ, तब जाके 600 रुपये के दर्शन होते हैं। नोच खसोट करने से भी शायद किसी महीने इससे ज़्यादा मिलता हो। और बैठा मेरा राह देख रहा होगा। वह चारपाई पे लेटना चाहते थे कि उनकी पत्नी जी आकर खड़ी हो गई। उनके सिर के बाल खुले हुए थे, आंखें सहमी हुई, मुंह से शब्द न निकलता था। बड़ी मुश्किल से बोली, आधी रात तो हो गई होगी, तुम जगत पांडे के पास चले जाओ। मैंने अभी ऐसा बुरा सपना देखा कि अभी तक कलेजा धड़क रहा है। जान संकट में पड़ी हुई है, जाके किसी तरह उसे टालो। वहीं से आ रहा हूँ। मुझे तुमसे ज़्यादा फिक्र है। अभी आकर खड़ा ही हुआ था कि तुम आई। अच्छा, तुम गए थे? क्या बातें हुई? राजी हुआ? 5,000 रुपये मांगता है। 5,000? कौड़ी कम नहीं कर सकता, और मेरे पास इस वक्त 1,000 से ज़्यादा ना होंगे। पत्नी ने एक क्षण सोचकर कहा, जितना मांगता है उतना ही दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। तुम्हारे पास रुपए ना हो तो मैं दे दूंगी। अभी से सपने दिखाई देने लगे हैं। मरा तो प्राण कैसे बचेंगे? बोलता चालता है ना। मिस्टर सिन्हा अगर आबनूस थे तो उनकी पत्नी चंदन। सिन्हा उनके गुलाम थे, उनके इशारों पर चलते थे। पत्नी जी भी पति शासन में कुशल थी। सौंदर्य और अज्ञान में अपवाद है। सुंदरी कभी भोली नहीं होती। वह पुरुष के मर्म स्थल पर आसन जमाना जानती है। तो लाओ, दे देता हूँ। लेकिन आदमी बड़ा चक्कड़ है, कहीं रुपए लेकर सबको दिखाता फिरे तो। इससे कहो पैसे लेकर अभी भागना होगा। तो निकालो, दे ही देता हूँ। जिंदगी में यह बात भी याद ही रहेगी। पत्नी ने अविश्वास भाव से कहा, चलो मैं भी चलती हूँ, इस वक्त कौन देखता है। उन्होंने जाकर संदूक से नोटों के पुलिंदे निकाले और उन्हें चादर में छिपाकर मिस्टर सिन्हा के साथ चली। सिन्हा के मुंह पर झाड़ू सी फिर गई थी। लालटेन लिए पछताते थे और आगे आगे बढ़ते थे। 5,000 रुपये निकले जाते हैं, फिर इतने रुपए कब मिलेंगे कौन जानता है। इससे तो कहीं अच्छा था दुष्ट मर ही जाता, बला से बदनामी होती। ईश्वर करे मर ही गया हो। अभी तक दोनों फाटक ही तक न पहुंचे थे कि देखा जगत पांडे लाठी टेकता हुआ आ रहा था। उसका स्वरूप इतना डरावना था कि मानो शमशान से कोई मुर्दा भागा आता हो। पत्नी जी बोली, अरे महाराज, हम तो आ ही रहे थे, तुमने क्यों कष्ट किया? रुपए लेकर सीधे घर चले जाओगे ना? हाँ हाँ, सीधे घर चला जाऊंगा। कहाँ है रुपए, देखूं। पत्नी जी ने नोटों का पुलिंदा बाहर निकाला और लालटेन दिखाकर बोली, गिन लो, पूरे 5,000 हैं। पांडे ने पुलिंदा लिया और बैठकर उलट पुलट कर देखने लगा। उसकी आंखें एक नए प्रकाश से चमकने लगी। हाथों में नोटों को तौलता हुआ बोला, पूरे 5,000 हैं।
सिन्हा बोले, क्या अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं आता है? पूरे 5,000 हैं तो अब जाऊं, चला जाऊं? यह कहकर वह पुलिंदा लिए कई कदम लड़खड़ाता हुआ चला, जैसे कोई शराबी, और धम से जमीन पर गिर पड़ा। मिस्टर सिन्हा लपक कर उठाने दौड़े तो देखा उसकी आंखें पथरा गई हैं और मुख पीला पड़ गया है। बोले, पांडे कहीं चोट तो नहीं आई? पांडे ने एक बार मुंह खोला, जैसे मरी हुई चिड़िया सिर लटका चोंच खोल देती है। जीवन का अंतिम धागा भी टूट गया। पांडे ने दम तोड़ दिया। होंठ खुले हुए थे और नोटों का पुलिंदा छाती पर रखा हुआ था। इतने में पत्नी जी भी आ गईं और शव को देखकर चौंक गईं। आगे की कहानी हम सुनते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।